Dear students, today we have 15 questions and these questions cover fiction and ballad. So question number first, which of the following is incorrect? इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? अ मोनोलॉग इज अ लेंदी स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन। मोनोलॉग एक लेंदी स्पीच होता है जो एक सिंगल पर्सन के द्वारा बोला जाता है। सही है। इन अ प्ले व्हेन अ कैरेक्टर अटर्स अ मोनोलॉग दैट एक्सप्रेस हिज आर हर प्राइवेट थॉट्स। कह रहे हैं कि एक प्ले में जब एक कैरेक्टर जो है मोनोलॉग को अटर करता है, स्पीक करता है या ट्राई टू स्पीक करता है, तो वह उसके प्राइवेट थॉट्स को जो है एक्सप्रेस करता है और उसे हम क्या कहते हैं प्ले में? इट इज़ कॉल्ड सलीलिकी। इसे सलीलिकी कहा जाता है। ये भी सही है। कैज़ामिया जो कि एक राइटर हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, कैज़ामिया कॉल्स ड्रामेटिक मोनोलॉग सोल रिफ्लेक्ट। कैज़ामिया ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को सोल रिफ्लेक्ट की संज्ञा दी है। बिल्कुल सही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस मीन्स अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस एक फ्रेज़ है जिसे विलियम जेम्स ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में 1890 ईस्वी में लाया हुआ है। ये बात सही है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का मतलब है अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज़। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय जेम्स जॉयस। इस टेक्निक को जेम्स जॉयस ने दिया है इन हिज बुक, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें जेम्स जॉयस शब्द ना होकर के विलियम जेम्स आना चाहिए, तो इसे करेक्ट करना है। जेम्स जॉयस की जगह विलियम जेम्स, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इसे 1890 ईस्वी में दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो विलियम जेम्स रहे हैं उन्होंने तो इस थियरी को दिया, लेकिन नावल में इसको जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स ने इसको एडेप्ट किया। ई है वर्जीनिया वुल्फ, हेनरी जेम्स एंड जेम्स जॉयस यूज्ड दिस टेक्निक इन देयर नॉवेल। सही है। एफ है टू द लाइट हाउस एंड मिसेस डॉलोवे आर वेल नोन नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। या वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सेंचुरी की वन ऑफ द बेस्ट नोन नावलिस्ट रही हैं। ब्लूम्सबरी ग्रुप की फाउंडर मेंबर भी थी और उन्होंने अपने नावल में जो है क्या किया हुआ था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक को लाया और एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर और फेमिनिस्ट मूवमेंट से जुड़ी हुई राइटर रही हैं। इसके अलावा एच है यूलिसिस एंड पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। यूलिसिस एक नावल है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एक नावल है। किसका? जेम्स जॉयस का है। बिल्कुल सही है। अ पैसेज टू इंडिया जो 1924 में आया एंड माउरिस एक नावल है। ये किसका नावल है? ई.एम. फॉस्टर का है। ये भी सही है। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर एक वेल नोन नावलिस्ट 20वीं सेंचुरी ब्रिटिश नावलिस्ट थे। इन्होंने लिखा था आपका अ पैसेज टू इंडिया एंड माउरिस। नेक्स्ट है सन्स एंड लवर्स, लेडी चैटरलीज लवर, रेनबो, कंगारू एंड वुमन इन लव आर द रिमार्केबल नॉवेल्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस। यस, ये सब डी.एच. लॉरेंस के वेल नोन नॉवेल्स हैं। द टाइम मशीन इज़ द वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। ये गलत है। टाइम मशीन H.G. वेल्स का नावल है। H.G. वेल्स एक बड़े नावलिस्ट में शुमार किए जाते हैं और जॉर्ज ऑरवेल भी 20वीं सेंचुरी के नावलिस्ट थे। उनकी नावल्स आपका 1984, एनिमल फार्म ये रहा है। तो के में जो टाइम मशीन है, टाइम मशीन एक फिक्शन नावल की कैटेगरी में आता है और एक इसको किसने लिखा? H.G. वेल्स ने लिखा, ना कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका जो करेक्ट आंसर है कि टाइम मशीन इज़ द वर्क ऑफ H.G. वेल्स, नॉट जॉर्ज ऑरवेल। और जॉर्ज ऑरवेल 20वीं सेंचुरी के नावलिस्ट थे। उनका जो नावल रहा है वो 1984 और एनिमल फार्म। क्वेश्चन नंबर 2 है अ टाइप ऑफ बैलड। बैलड का एक टाइप इन विच अ कॉमिक थीम, जिसमें एक कॉमिक थीम को प्रेजेंट किया जाता है, इज ट्रीटेड, और वह जो कॉमिक थीम होगा उसको सीरियस वे में दिखाया जाएगा। इज ट्रीटेड विद द सीरियसनेस अप्रोप्रिएट टू अ बैलड, और जो बैलड के उपयुक्त होता है, इस तरह के बैलड को क्या कहा जाता है? मॉक बैलड, द बैलड ऑफ ग्रोथ, बैलड ऑफ आर्ट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 2 का आंसर ए सही, उसको मॉक बैलड कहा जाता है। आगे आंसर को मैंने एक्सप्लेन किया है। इन मॉक बैलड कॉमिक थीम इज ट्रीटेड विद द सीरियस अप्रोप्रिएट। मॉक बैलड में कॉमिक थीम को सीरियस अप्रोप्रिएट के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेड, किसने कहा लिटरेरी बैलड इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बैलड।
किसने ये बात कही कि जो लिटरेरी बैलेट है ये ट्रेडिशनल बैलेट का डेवलपमेंट है? W.H. हडसन ने कहा, टॉमस पर्सी ने कहा, टेनिसन ने कहा, रॉसेटी ने कहा। किसने कहा? हु सेड लिटरेरी बैलेट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल बैलेट? ये बात W.H. हडसन ने कही। W.H. हडसन गेव दिस स्टेटमेंट। W.H. हडसन ने कहा है कि literary ballad is the development of traditional ballad. This question has been asked so many times कि who said literary ballad is the development of traditional ballad? W.H. हडसन ने। क्वेश्चन नंबर 4 है अ बैलड दैट वाज प्रिंटेड ऑन वन साइड, एक बैलड जो कि एक साइड प्रिंटेड होता है ऑफ अ सिंगल शीट, एक सिंगल शीट जो शीट होती है उसका एक साइड में अगर वो प्रिंटेड होता है, कॉल्ड अ ब्रॉड साइड बैलड, उसको ब्रॉड साइड बैलड कहा जाता है। डील्ड विद, उसका क्या थीम होता है? अ करेंट इवेंट, पर्सन आर इशू, ट्रेडिशनल इशू, ओल्ड इशू, नन ऑफ देम। उसमें 4 का आंसर ए सही है। उसका जो इशू होता है, जो टॉपिक होता है, वो करेंट इवेंट को, पर्सन या इशू को लेकर के बात करता है। जो भी बैलड आपका ब्रॉड साइड बैलड होगा वो ऐसी थीम को डील करेगा जो करेंट इवेंट, पर्सन और इशू होगा। और उसको जो ब्रॉड साइड बैलड होता है उसकी खासियत ये होती है कि वह शीट पे वन साइड ही प्रिंटेड होगा। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है अ शॉर्ट नरेटिव द स्टोरी इन वर्ड्स, से कई बार पूछा जा सकता है। दिस इज़ द सिंपल डिफिनीशन ऑफ बैलड कि बैलड इज़ अ शॉर्ट नरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। और अगर इसी का अपोजिट देखा जाए तो एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव इन वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट की जो एक छोटी सी कहानी कविता के रूप में सुनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? बैलड कहा जाता है। बड़ी कहानी जो कविता में सुनाई जाती है उसको जो है एपिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हु सेड इन द नॉवेल इवेंट्स आर एकोमोडेटेड टू द ऑर्डिनरी ट्रेन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स एंड द मॉडर्न स्टेट ऑफ सोसाइटी। ये स्टेटमेंट वाल्टर स्कॉट का है। 6 का आंसर ये सही है। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि इन द नॉवेल में इवेंट्स आर एकोमोडेटेड, घटनाओं को जगह दी जाती है, टू द ऑर्डिनरी ट्रेन ऑफ ह्यूमन, जो एक सामान्य घटनाएं मानव से जुड़ी होती हैं, एंड द मॉडर्न स्टेट ऑफ सोसाइटी, और जो आधुनिक समाज से जुड़ी होती हैं। ये बात वाल्टर स्कॉट ने कही है। क्वेश्चन नंबर 7 है वाल्टर स्कॉट यूज्ड फ्रेज किंडर्ड टर्म फॉर द लिटरेरी जॉनरा। वाल्टर स्कॉट ने जो किंडर टर्म को यूज़ किया हुआ है, जो फ्रेज़ यूज़ किया किस लिटरेरी जॉनरा के लिए? रोमांस के लिए उन्होंने। तो एक ऑप्शन आ रहा है नॉवेल, नॉवेला, रोमांस, फिक्शन, रोमांस के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वाल्टर स्कॉट यूज्ड फ्रेज किंडर्ड टर्म फॉर द लिटरेरी जॉनरा, रोमांस के लिए। हु सेड, किसने कहा? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ माइंड आर डिस्प्लेड इन द नावल, दिमाग की जो सबसे अच्छी सोच होती है उसका प्रदर्शन नावल में होता है। ये किसने कहा? जेन ऑस्टिन ने, जॉर्ज इलियट ने, E.M. फॉस्टर ने, हेनरी जेम्स ने। जेन ऑस्टिन ने कहा। क्वेश्चन 8 है कि हु सेड? जेन ऑस्टिन सेड। जेन ऑस्टिन गेव द अबव स्टेटमेंट इन हर नावल नॉर्थएंजर एबे। जेन ऑस्टिन ने ये सारी बातें अपने नावल नॉर्थएंजर एबे में कहा हुआ है। तो हु सेड किसने कहा है? द ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड आर डिस्प्लेड इन द नावल, जो ग्रेटेस्ट पार्ट्स ऑफ माइंड है वो नावल में डिस्प्ले किया जाता है, जेन ऑस्टिन ने कहा है। कौन से नाम? नॉर्थएंजर एबे में। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें एक तरफ आथर का नाम और दूसरी तरफ उनके नावल का नाम दिया गया है। इमाइली ब्रॉन्टी वुथरिंग हाइट्स लिखी हुई हैं, बिल्कुल सही है। फिर है हरमन मेलवाइल मॉबी डिक, सही है। इयान वैट द राइज ऑफ द नावल, सही है। E.M. फॉस्टर एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, सही है। विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, सही है। टॉमस नैश अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, सही है। वेन सी बूथ द आर्ट ऑफ फिक्शन, ये गलत है। वेन सी बूथ का अगर देखा जाए तो द रेट्रिक ऑफ फिक्शन है, ना कि आर्ट ऑफ फिक्शन है। द आर्ट ऑफ फिक्शन इज़ अ क्रिएटिविटी ऑफ हेनरी जेम्स। वेन सी बूथ जो है वो जो है एक बड़े राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखा द रेट्रिक ऑफ फिक्शन, और आर्ट ऑफ फिक्शन हेनरी जेम्स का है। सैमुअल रिचर्डसन का पामेला और वर्चू रिवार्डेड। होरेस वालपोल का कैसल ऑफ ऑटरेंटो 1765 में आया। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज़, ये सही है। तो वेन सी बूथ का जो द रेट्रिक ऑफ फिक्शन वो 1961 में आया, और उनका एक और वर्क है द कंपनी वी कीप। हेनरी जेम्स ने क्या लिखा था? आर्ट ऑफ फिक्शन लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 6 है अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ स्टाइल ऑफ मॉडर्न फिक्शन इन विच द रिकॉग्निजेबली realistic mingles with the unexpected and the inexplicable and in which elements of drama, fairy story or mythology combine with the everyday often in a mosaic or kaleidoscopic pattern of refraction and recurrence is known as magic realism उसको कहा जाता है। सो 10 का आंसर ये सही है, दैट इज़ मैजिक रियलिज्म। और इसके बड़े राइटरों में गार्सिया मार्क्वेज, गुंटा ग्रास, मिलान कुंद्रा एंड सलमान रुश्दी बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन जो 1818 में आया, जॉर्ज ऑरवेल्स का 1984, H.G. वेल्स का टाइम मशीन आर एन एग्जाम्पल ऑफ किसका एग्जाम्पल है? साइंस फिक्शन का। मेरी शेली का फ्रैंकेस्टीन, जॉर्ज ऑरवेल का 1984, H.G. वेल्स का टाइम मशीन साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। साइंस फिक्शन क्या होता है? इट सजेस्ट अ हाइब्रिड, नॉट क्वाइट साइंस येट पार्टेकिंग ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। एम्बिगिटी का मतलब मल्टीपल मीनिंग सही है। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब कि पोएम्स इमोशनल इफेक्ट सही है। आर्केइज्म का मतलब आउटडेटेड वर्ड सही है। रिफ्रेन का मतलब रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, वर्ड और क्लास सही है। पैथेटिक फैलेसी मतलब एट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ एंड फीलिंग्स सही है। बॉम्बास्ट टू सिग्निफाई वर्बोज एंड इन्फ्लेटेड डिक्शन, सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो एम्बिगिटी मीन्स मल्टीपल मीनिंग, अफेक्टिव फैलेसी मीन्स पोएम्स इमोशनल इफेक्ट, आर्केइज्म मीन्स आउटडेटेड वर्ड्स, रिफ्रेन मीन्स रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, वर्ड और क्लॉज, पैथेटिक फैलेसी मीन्स एट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज एंड फीलिंग, bombast means to signify verbose and inflated diction. All are correct. Concept of pathetic fallacy was given by John Ruskin. पैथेटिक फैलेसी का कॉन्सेप्ट जॉन रस्किन ने 1856 में दिया था। अफेक्टिव फैलेसी का कॉन्सेप्ट W.K. विम्सेट एंड मोनरोसी बर्सली ने 1949 ईस्वी में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल? ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, क्लाइमैक्स, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, चूँकि उसको पर्सोनिफाइड कर दिया गया। इन इट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are spoken as if they have life and intelligence. For example, death lays his icy hands on king, opportunity knocks the door but once, but patience to prevent that murmured soon replies. Question number 14 है his honor rooted in dishonor is stood is an example of oxymoron. ये ऑनर और डिसऑनर दो अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। इट हैज़ टू कॉन्ट्रेडिक्टरी क्वालिटीज ऑफ द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल एंड फेथफुल अनफेथफुल केप्ट हिम falsely true. Question number 15 है O world, O life, O time, when will return the glory of your prime is an example of, it's an example of apostrophe figure of speech. It is in the form of direct address to the deed, to absent or to a personified object or idea.